नमस्कार भैया। नमस्कार संदीप। तो आज हम दोबारा आपके सामने आ गए बातचीत करते हुए, और आज हमारे साथ है जिनका परिचय अलग से देने की कोई मायने ही नहीं रखता है, क्योंकि वो खुद का नाम, उनका नाम ही कथक दुनिया के लिए एक परिचय है। हम सबका बहुत ही प्यारा, इतना सुंदर डांसर है अभिमन्यु लाल जी, और जिन्होंने कथक में सिखाते भी है एज ए गुरु। एंड what he does on stage, I have no word to say that. तो आज जो विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बारे में इनका विचार सुनने के लिए अभिमन्यु भैया हमारे साथ है। द टॉपिक यू ऑल नो, like the establishment and sustainability of male dancers in terms of socio-economic system। तो उसमें मतलब एक डांसर, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कलाकार अपना जो जीवन है वो कैसे शुरू करते हैं, और जीवन में चलने के जो रास्ता है वहाँ कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, या तो क्या सपोर्ट मिलता है, जैसे भी है। तो कला को आगे बढ़ाने के लिए एक जगह आ जाते हैं कि जब उनको फाइनेंस के साथ ही उनको बैलेंस करना पड़ता है। तो इन सब चीजों को लेके हमारा ये चर्चा, ताकि ये भविष्य जो आने वाले पीढ़ी है उनको थोड़ा बहुत रास्ता दिखा सकते हैं कि हम लोगों को जर्नी कैसा रहा। तो इसके लिए मैंने ये तो सीरीज शुरू किए, और आज हमारे साथ है अभिमन्यु लाल जी। तो मैं भैया को बोलेंगे कि पहले उनके जो एकदम शुरुआत कैसा रहा, क्या क्या सब कुछ थोड़ा हम सबसे शेयर करने के लिए। तो वेलकम टू आवर शो भैया। थैंक यू। पहली बात तो आपने इतनी तारीफ की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आर्टिस्ट एक दूसरे की तारीफ करता है तो अच्छा ही लगा। नहीं, इसके लिए धन्यवाद। संदीप, मुझे मेरी जर्नी बहुत बहुत स्ट्रगल वाली रही है, क्योंकि मैं ऐसे एक गांव से हूँ और राजपूत परिवार से हूँ। वहाँ पे हमारे यहाँ जब मैंने अपने फादर को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो उन्होंने तो सीधा मना कर दिया कि बच्चा है, हम लोग, हमारे घर में कोई भी संगीत सीखता नहीं, हमारे यहाँ संगीतज्ञ आते हैं। ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे सपोर्ट नहीं किया, तो मुझे घर से भागना पड़ा। आई रैन अवे। और थोड़े दिन मैं लखनऊ में रहा। वैसे मुझे गाना सीखना था, तो नहीं मिला सपोर्ट। जाहिर सी बात है, भाग के आए। कहाँ आए? लखनऊ आए। लखनऊ आके भातखंडे गए, वहाँ एडमिशन नहीं मिला। कथक केंद्र बगल में था। कोई जाना पहचाना था या कोई अपने आप चले आए? कोई नहीं। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम आई लेफ्ट माय हाउस अलोन। इससे पहले मैं अपने अपने जिले में भी नहीं गया था। लखनऊ तो मेरे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। क्या बात! दिस इज अब वहाँ कॉल्ड पहुंच के डेस्टिनी, गया। आई थिंक। दिस इज डेस्टिनी, यस। दैट्स व्हाई वी गॉट टुडे, वी गॉट अभिमन्यु लाल जी। आई थिंक डेस्टिनी की अगर आप बात करेंगे तो यस, सबका तय होता है। जब कोई बोलता भी है ना कि मैंने ये प्लान किया है, और फिर एक तरफ आप बोलते हैं कि उसने सब प्लान किया है, तो आई थिंक वन शुड नॉट प्लान, लेट थिंग्स हैपन। बट यस, आप में करेज होना चाहिए, आपको करना क्या है। और मैं लखनऊ आया। लखनऊ कथक में मेरा एडमिशन हो गया। अब मैं रहूं कहाँ? आप यकीन मानेंगे, मैं 3 महीने रेलवे स्टेशन पे सोया हूँ, लखनऊ कुर्सी पे। 3 महीने में सोया हूँ कुर्सी पे बैठ के। और वहां से पैदल जाता था मैं कथक केंद्र। फिर राम मोहन भैया, सब जानते हैं उनको, उनकी क्लास में मेरा एडमिशन हुआ। उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, उन्होंने सिखाया। फिर मैं उनके घर पे रहने लगा। फिर वो दिल्ली चले आए। फिर कथक केंद्र में मेरा एडमिशन हो गया। फिर मम्मी की क्लास में हुआ। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो जब मम्मी की क्लास में, मेरे गुरुजी की क्लास में जब मेरा एडमिशन हुआ था, तो मेरे पास पैसे नहीं। अब वहाँ फीस देनी है, फिर मेस का पैसा देना है। अब मैं क्या करूँ? मुझे कई लोगों ने बहुत कुछ सजेस्ट किया, लेकिन वो मतलब नए नए शहर में थे, तो वो जो सजेशन था वो मेरे लिए बहुत ज्यादा था। वो अलाउ नहीं कर रहा था। मेरा जो जमीर है वो, उसने बोला नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, भूखे रहूंगा। एनीवे, फिर जब मम्मी ने फिर मुझे बुलाया, बोले ये तुम हर महीने का ये लफड़ा है, तुम्हारे पास पैसे नहीं होते हैं। तो फिर मम्मी ने देना शुरू किया। मम्मी ने दिया तो 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया। फिर उन्होंने मुझे घर बुलाया, तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ पहले, क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको सब बताया।
फिर मम्मी ने मुझे ऑफिशियली मेरे पेरेंट्स के पास जाके उन्होंने मुझे प्रॉपर लीगली उन्होंने अडॉप्ट किया। उसके बाद में ठीक है, फाइनेंशियली तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया, एकदम लाइफ बिल्कुल पलट गई। लेकिन उसके बाद में बहुत मुश्किल हुई, और क्योंकि अब मुझे प्रूव करना है कि गुरु का बेटा, दैट वाज टफेस्ट टाइम। एंड आई थिंक इमीडिएटली आफ्टर दैट मम्मी ने तो अपनी उम्र क्या पोस्टिंग ले था ली। भैया, उम्र आपका उम्र कैसा था, कितने साल के थे आप? 17 साल, आई थिंक 17 साल के मम्मा के पास आया था तब। और जब घर से आप खुद आज चले आए थे तो कितने साल के थे आप? 16, 16। वो एक साल 15-16 में साल, हाँ। मतलब 15-16, तो एक ही साल में जैसे कि लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, और फिर जो यस यस यस, मामी तक आना, एक ही साल का, एक ही साल में ये सब कुछ हुआ। हाँ। जी जी जी। तो ये जो पीरियड था मेरा ना, ये समय जो था मेरे लिए बहुत बहुत बुरा था। उसके बाद तो फिर देखिए, इस हमारे आर्ट फील्ड में इसमें कोई शॉर्टकट तो है नहीं कि हमें एक रात में हम स्टार बन जाएंगे। ये करने की विद्या है, और मुझे आई थिंक आई वाज लकी इनफ टू हैव अ गुरु लाइक मम्मी। इसलिए मैं दुनिया भी देख पाया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने पहला शो मेरा उन्होंने खुद स्पॉन्सर किया था, अम्मा ने किया था, टिकट। टिकट, अच्छा। Yes. वाओ, Yeah. मतलब दैट्स नो, ग्रेट। टू ट्रैवल अब्रॉड। ओह, ओके 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 ओके। तो वो कब की था, कब की बात थी, मतलब 17 साल के बाद कब आपने शुरू किए थे? नहीं, फिर उसके बाद में हम गए थे मॉरिशस। मॉरिशस में 4 साल रहे मम्मी, और 4 साल में वहाँ मैंने बहुत मेहनत की। बहुत, तो मैं कह सकता हूँ कि मॉरिशस भी मेरी कर्म भूमि है, और 4 साल बहुत मेहनत की। और हम लोग वापस 96 में आए थे, और 97 में कथक केंद्र ने एक बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था, युवा महोत्सव, जिसमें इंडिया के सभी बड़े बड़े गुरुओं के सबसे अच्छे अच्छे शागिर्दों को रिप्रेजेंट किया था कमानी में। एंड दैट वाज फर्स्ट ईयर जब उन्होंने ऐसा फेस्टिवल किया था। उसमें उस परफॉर्मेंस में उस समय हम किसी को नहीं जानते थे, क्योंकि हम नए नए मॉरिशस से आए थे। और लाइक किसी क्रिटिक से बात करनी है कि भाई बच्चा परफॉर्म कर रहा है भाई, उस समय तो मम्मी भी बोले कि हम अभी तो मैं 4 साल बाद आई, किसी को जानती ही नहीं। लेकिन मुझे हर न्यूज़पेपर ने इतना बढ़िया वो कमेंट दिया था। लीला जी का मुझे पहला पहला रिव्यू इंडिया का, ही इज ए डैजलिंग आर्टिस्ट। और वो जो उन्होंने टाइटल दिया था अभिमन्यु लाल डैजलिंग कथक डांसर, वो मेरे लिए बहुत एनकरेज किया उसने। तो और आपको, आप जब सिखाना शुरू कर दिया, अभी तो ये आपका पूरा, मतलब आप पूरा प्रोफेशनल है, तो आप इसी में ही तो आपका पूरा सब कुछ चलता है। हाँ, तो ठीक है। जी, आप तो कथक केंद्र ज्वाइन किए, कितने साल हो गए कथक केंद्र में एज ए गुरु? 13 साल, हाँ, 13 ईयर्स, 13 ईयर्स। ओ 13 इयर्स हो गए। ओके ओके, सो यस। इट्स अ लॉन्ग टाइम ऑलरेडी। तो मतलब आपको क्या लगता है कि जो, जैसे कि देखिए आप कथक केंद्र में है तो इसीलिए आपका तो एक फिक्स है, हाँ, पर बाकी लोग जो, जिसको ऐसे कोई मतलब नौकरी के हिसाब से जो नहीं, क्योंकि ये कथक केंद्र या तो कोई यूनिवर्सिटी, ये बहुत ही कम है, पर बाकी बाकी जो लोग हैं, जो डांसर्स है, उनके लिए आपको क्या, क्योंकि जैसे कि मेरा ये टॉपिक ही ऐसा है कि सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम के हिसाब से हम कला को कैसे आगे बढ़ा के लेके जाए। डेफिनेटली कला, यू कांट कंपेयर एनी आर्ट फॉर्म विथ लाइक मनी और नथिंग। It's a sadhana, it's like it's a passion, and that's why like you also came like out from your home, and then with your hard work today you are what you are. And but at the same time, एक जो अनजाने जो मतलब खास करके जो जिसके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे कला का चर्चा नहीं होता है, उनके लिए वो भी ऐसे स्टूडेंट्स भी आपके पास शायद आए होंगे, और उनको कैसे उनको चलना चाहिए उसके बारे में अगर कोई दिशा, कि वो तो रियाज करेंगे ही, उनको सीखना है, ये सब तो है। उसके साथ साथ आपको क्या लगता है कि उनको कब से उनको चाहिए कि हाँ अभी से चलो मैं शुरू कर सकता हूँ, या उनको खुद को शुरू करना है, या उनका गुरु को कहना है कि नहीं तो चलो आप तुम शुरू कर सकते हो, मतलब इसके बारे में कि एक कलाकार को
कब से किस मकाम पे आने से उनको लगता है कि चलो हम इस रास्ते पे चल सकता है और कैसे चले, इसके बारे में अगर कुछ। शुरू में तो स्ट्रगल तो है. आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ माय कथक केंद्र, दैट इज वेरी ट्रू. बट उस समय, जिस समय मैं सीख रहा था, उस समय पे इतना कुछ नहीं था. इतना कमाने के बहुत सारे ट्यूशन कभी की नहीं, और तो आप सीख भी रहे हैं और फैमिली से आपको कोई सपोर्ट भी नहीं है. ये थोड़ा सा मुश्किल वो है. फैमिली का सपोर्ट होने से डेफिनेटली आप विधिवत सीखते हो. लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत लोग हैं, उनके बहुत तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल है. और कथक केंद्र में भी मतलब वो इतना महंगा नहीं है. बट इफ यू आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम समबडी, सम एमिनेंट आर्टिस्ट, डेफिनेटली दे विल चार्ज यू. बट इट्स नॉट दैट. मेरे गुरु यहाँ कितने लोगों को सिखाते हैं, दे आर नॉट बीइंग एबल टू पे. मैं कथक केंद्र में कम से कम 8-10 बच्चों की फीस देता हूँ खुद, अपनी सैलरी से देता हूँ या अपने प्रोफेशन से देता हूँ. कुछ बच्चे हैं वो उनको आने जाने की प्रॉब्लम है, मैं वो भी करता हूँ. तो देखिए, एक आर्टिस्ट अगर स्टैब्लिश होता है तो वो अपने हिसाब से उससे फीस भी चार्ज करे और उसको उसी हिसाब से ईमानदारी से सिखाए. लेकिन वो कितना ईमानदार है अपने आर्ट के प्रति, वो जितना सीरियस होगा, मुझे लगता है अभी भी जितने भी गुरुज हैं और अभी नई जनरेशन में जो लोग सिखा रहे हैं, जो सीनियर लोग भी हैं, वो भी दे आर हेल्पिंग देम आउट इफ दे आर फाइनेंशियली नॉट साउंड. यस. एंड एज फार एज योर दिस व्हेन टू गो इज कंसर्न ऑन द स्टेज, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो गुरु डिसाइड करता है. हमारे यहाँ तो ये हमारी परंपरा यही कहती है कि आप अगर ये डिसाइड कर लें कि अब मुझे परफॉर्म करना है, तो उस दिन से गुरु की नजर में गिर जाएं. तुम स्टेज पे जाने की तुम्हें इतनी जल्दी लगी है कि जबकि आपकी कुछ चीजें हैं जो गुरु बता सकता है अभी बहुत कच्ची, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट. इसको साधो. 2 तरह का नाच होता है, एक तो तैयारी होता है और एक तैयार होकर नाचना होता है. एक जोश में नाचना होता है, एक होश में नाचना होता है. तो एक एज आती है, समय बहुत लगता है, बहुत डेडिकेशन की जरूरत है. इसमें जितना समय लगता है उतना शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय म्यूजिक में बहुत समय लगता है अपने आप को निखारने के लिए. और आज भी मैं बिना रियाज के अपनी क्लास नहीं करता, ये मेरा रिकॉर्ड है. तो वो भी गुरु ही बताएगा आपको कब स्टेज पे जाना है. और अब आप तैयार हो चुके हैं, और तैयार तो उसे देखिए आज भी सीखता हूं मैं, और इसकी कोई उम्र नहीं है. हाँ, गया है तो ये तो सीखते रहना है. लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में स्टेज पे जाना भी चाहिए, उससे भी एक्सपीरियंस मिलता है. भले ही आप, एक होता है ना कि आप जैसे आई एम यूज्ड टू बी ऑन द स्टेज, आई मीन इट्स नॉर्मल फॉर मी. लेकिन कोई व्यक्ति इतना तैयार करके अपने आप को आया, लेकिन जब स्टेज पे हो जाता है तो उसकी सारी एनर्जी घबराहट आ जाता है. हाँ, वो अपना आज पूरा जो, हमें भी घबराहट होती है. हाँ, वो घबराहट तो सबका होता है, पर उसका जो हो सकता है वो दिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि स्टेज फियर जो है वो उसमें तो बहुत सारे. हाँ, ये तो बात सही है. और स्टेज पे कभी भी गलती से भी आपको स्टेज पे उतरने का नहीं सोचना है, अनलेस योर गुरु सेज. वो गुरु खुद ही बोल देता है, भाई मेरा एक शागिर्द है, ये इस लेवल का है, मुझे लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर जगह के लिए मैं इसका नाम रिकमेंड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. नहीं, और अभी जैसे कि एक चलता है कि मतलब ग्रुप में सब काम करते हैं. तो ग्रुप में काम करने से क्या होता है कि जो एक कलाकार सोलो, खास करके कथक जो है, हर क्लासिकल डांस फॉर्म, ये तो सोलो फॉर्मेट है, पर अभी जैसे ट्रेंड हो गया कि ग्रुप का भी एक पैरेलल मतलब प्रेजेंटेशन आ गया है ना, ग्रुप परफॉर्मेंस का. तो उसमें क्या होता है कि कभी जो स्टूडेंट्स है वो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अपने गुरु के साथ या दूसरों के साथ करते हैं. तो कभी कभी फेसबुक में 1-2 आ जाता है कि देखता है कि मतलब फीस के बारे में ऐसे ऐसे सब कोई कुछ ना कुछ लिखते हैं. तो इसके बारे में आपको क्या कहना है कि अगर जब आप काम करेंगे तो आपको कब से आपको लगेगा कि चलो हम फीस डिमांड कर सकते हैं, या तो चलो अगर फीस मिले तो उसमें कितना तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या तो नहीं, चलो तुम जब एक स्टूडेंट के हिसाब से तुम जब कर रहे हो तो उसमें तुम्हें सिखाई पड़ रहा है, इस
दिमागी संतुलन को रखते हुए करना चाहिए। तो इसके मतलब ये कोई हमारा मतलब ऐसे होना चाहिए ये तो नहीं, पर हमारे तरफ से जो सजेशन हो सकता है, अब जो जो करना है जिसको जैसे करना है वो बात तो अलग है, वो अपना सोच है और उनका जो फ्यूचर होगा वो तो अलग बात है। पर आपके विचार में से ये कैसे होना चाहिए ये बात? मेरे हिसाब से बच्चों को टू गेन एक्सपीरियंस दे शुड परफॉर्म इन अ ग्रुप ऑल्सो, उससे लाइनिंग सही होती है। आपको ये समझ में आता है कि मैं मेरी स्पीड को मैं कितना बढ़ाऊं कितना घटाऊं, आपके बगल में जो खड़ा है, आपके साइड में जो खड़ा है, तो वो एक एक कोरियोग्राफी का भी एक अंदाज मिलता है बच्चे को। बिल्कुल करना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन पैदा होते ही नहीं, कुछ समय के बाद, सीखने के बाद। और फीस की जहां तक बात है, देखिए वो जिसके भी ग्रुप में कर रहा है, वो चाहे मेरे ग्रुप में करता है, इसके लिए मैं कतई किसी भी बच्चे को नहीं बोलूंगा दे शुड नेवर डांस फ्री, बिकॉज जिसके लिए भी आप डांस करते हो उसको पैसे मिलते हैं। अगर उसको पैसे, सपोज आपने मेरा शो, आपने मुझे कलकत्ता उसमें बुलाया, की तो अलग बात है, अगर पैसा मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है बिल्कुल तो मिलना अलग चाहिए, बात है। बिल्कुल। अब बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल। ना, ट्रैवल करते बच्चे कहाँ कहाँ से आपके पास तक पहुंचते हैं, गुरु के पास तक पहुंचते हैं। अब आप मुझे बताएं कि वो भी तो पैसा लगता है ना बच्चों का। बिल्कुल तो बिल्कुल। अगर इफ दे आर फाइनेंशियली साउंड, इवन देन, अगर मुझे पैसा मिलता है, बच्चा मेरे ग्रुप में नाचता है, तो उसके हिसाब से बच्चे को पॉकेट मनी समझ के देना चाहिए, बिल्कुल नॉट नॉट प्रोफेशनली। हाँ बट हाँ। तो वो भी एक आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और आपको पैसे मिल रहे हैं। और वैसे बिल्कुल भी इतने पैसे नहीं मिलते हैं कि आप करोड़पति बन जाते हो, जितना नहीं भी नहीं मिलता है नहीं उस नहीं, हिसाब से कुछ भी बच्चे को एटलीस्ट पॉकेट उनका मनी समझ। आने जाने का रिहर्सल करने का जो खर्चा है वो मिल जाए। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, लॉकडाउन हो गया तो इसीलिए सब इंटरनेट ऑनलाइन आ गए हम लोग सभी, चाहे वो परफॉर्मेंस हम्म। हो या सिखाना हो जो भी है। तो इसमें इसका क्या असर पड़ सकता है, और या क्या कैसे इससे निकालना है, क्या है इसका मतलब भविष्य क्लासिकल डांस का या म्यूजिक का पूरा हमको किसी को पता नहीं, पर आपको क्या लगता है कि हाँ चलो ऐसे जो चल रहा है तो ये भी एक हो सकता है, या क्या है उसके बारे में थोड़ा मतलब आपका विचार? देखिए हम लोग अभी भी बोलेंगे अभी लकी इनफ कि कम से कम हमारे पास ये फैसिलिटी है। अगर ये 20 साल पहले हुआ होता तो हालत क्या होती, आप खुद सोच सकते हाँ हैं। हमें, वो हमारे तो पास एकदम। ऑप्शन नहीं है, हम सिर्फ घर पे रहते, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ठीक तो नहीं है, और इसका जो अभी भी खत्म भी नहीं होने वाला है, आई थिंक इट विल कंटिन्यू फॉर अनदर 6-7 months मे बी मोर। तो यही है, इंटरनेट पे जैसे हम काम कर रहे हैं, और दुख तो होता है, हमें भी होता है, हम लोगों ने, आप सबको पता है सभी आर्टिस्टों को कितने, अब देखिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी घर में बैठी, सब बैठे हुए हैं, घर में ही बैठे हुए हैं। दुख की बात यह है जो कलाकार रोज काम करके परफॉर्मेंस दे के जो जो उनके घर में आता है, वो तो बंद हो गया ना। इंटरनेट पे तो आप अकेले कर सकते हो, लेकिन 4 लोग मिलके कैसे करोगे आप? और वैसे भी अगर सरकार अभी खोल भी देती है ऑडिटोरियम, मान लिया हमें मिल गया, तो कोई आएगा नहीं, डर के मारे कोई नहीं आएगा। तो यही सबसे अच्छा तरीका इंटरनेट है, और इसके अलावा आई डोंट थिंक वी हैव एनी ऑप्शन। इस पे जितने लोग, जिनके भी लोग हैं, उनके अपने शागिर्द हैं, उनको ऐसे ही करें जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। और हम, मुझे तो और कोई रास्ता फिलहाल अभी दिखाई नहीं देता है, बट ये है कि मैंने कुछ लिखा भी है, मैं थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, तो सिचुएशन के ऊपर मैंने लिखा है। तो वो चीज कहीं ना कहीं इतनी दुखदाई दुखदाई है कि मैं खुद से बोलने में मुझे नहीं अच्छा लगता कि क्या बोलूं, ऑलरेडी सब इतना परेशान है, मैं अब क्या बोलूं। और मैं जो सुन भी रहा हूँ, जो लोग बात भी कर रहे हैं इसके बारे में, वो कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा है। बातें सब बहुत अच्छी कर रहे हैं, पर कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा। तो यही मेरे हिसाब से तो बस नेट ही एक जरिया है। अभी हमने भी परसों भी एक क्लास ली, हमें जाना था, तो हमारे शोज थे, जो वर्कशॉप्स थी लॉस एंजलिस में, वो सब सारे मैंने उस पर किए, इंटरनेट पे कर रहे हैं। लेकिन वो बात तो नहीं है। आप कितना अच्छा टुकड़ा लगा लो घर पे, इंटरनेट पे आप कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दें, जब ताली नहीं सुनाई देगी ना, तो आपको कैसे मिलेगा वो आनंद, कैसे मिलेगा?
बिल्कुल। उस चीज का तो मुझे बहुत दुख है, लेकिन जो समय है, सिचुएशन है, उसके हिसाब से धैर्य रखना है, प्रैक्टिस किसी को नहीं छोड़ना है। आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाली थी कि प्लीज, कैसी भी सिचुएशन हो, सिचुएशन इज नॉट गुड, आई नो, पर इसमें प्लीज प्रैक्टिस ना छोड़ें, करते रहें। अपने आप को ये सोच के प्रैक्टिस करें कि मैं अपने आप को और शार्प करूंगा, मैं अपने आप में और वर्क करूंगा। जैसे मैं थोड़ा सा, मुझे लगा था आई हैव पुट ऑन अ वेट लिटिल, तो मुझे अपने आप को कम करना है। और बिलीव मी, मैं मोर देन 60-70% में सक्सेस भी हो गया, जबकि मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हुआ। तो अभी आई एम वेरी हैप्पी कि चलो कुछ तो मैं ठीक कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम में। तो कोई एक पॉजिटिव चीज लेके आई थिंक सोल्यूशन से हमें निकलना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। और अंत में मतलब एक बात मैं ये मतलब रिक्वेस्ट है कि जैसे कि कोई कलाकार है तो बातचीत भी कर रहा है, तो डेफिनेटली आई विल नॉट आस्क यू टू डू अ टुकड़ा और नथिंग, नो, डेफिनेटली आई एम नॉट। बट अगर आप कुछ सुनाई देंगे, मतलब अगर कुछ एक दो पढ़ने, या तो आप इतना अच्छा गाते भी है, मैंने सुना है अभी जब लंदन गए थे तो कितना सुंदर आपका जो गाना, कुछ भी आपको, आपके मर्जी से कुछ भी, मतलब बैठे हुए जो कर सकते हैं, ऐसे कुछ सबके लिए। अब मैंने भी एक प्रोडक्शन किया था, तो उसमें एक भजन था, उस भजन को वैसे सब कुछ तैयार था, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला था कि इसकी धुन आप बदलिए और आप ही बनाइए, क्योंकि आपको करना है, तो आई थिंक यू विल फील बेटर। तो वो भजन सूरदास जी का है, शरण गए को कौन उबार्यो, शरण गए जब जब पीर परी संतन पर, जब जब पीर परी संतन पर, चक्र सुदर्शन ताहा सवारो, शरण गए। क्या बात, क्या बात, सच में मतलब उनका शरण में सब आ जाए और इस दुविधा से हम सब निकल के आए, यही प्रार्थना है हम सबके बस।